तो विराट कोहली इज अ वेरी हार्डकोर पंजाबी। सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर। कहीं ना कहीं एक हॉकी में बड़ा ड्राई फेस सा चल रहा था आफ्टर धनराज पिल्ले, आफ्टर वो जुगराज सिंह, वो जो एक 5, 6, 7 के बाद का एक एरा था, बीच में एक स्कैंडल भी हुआ। तो उस ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं सर? इंडियन हॉकी खत्म हो गई, तो उस टाइम हॉकी को दुत्कार हद से ज्यादा मिली मीडिया में। उसी पीएचएल में एक सरदार साहब बैठे थे, वो खड़े हो गए सरदार जी, कहने लगे बेटा आई एम बलबीर सिंह दोसांझ, आई एम 1948, 52, 56 हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अरशद नदीम अपना पहला थ्रो फेंकने जा रहा है और वो नर्वस हो रहा है। सर वहां से कॉल कर रहे हैं कि क्या ये नीरज का इफेक्ट है? अब नीरज क्यों इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, मैं कहानी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। सर आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी कि जिसमें आप हर्षा भोगले सर के साथ हो और आपने उनको लिखा है कमेंट्री के प्रभु, व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल, वो क्यों कमेंट्री के प्रभु है, स्पेशली वॉइस ऑफ क्रिकेट है। सुनील अभी क्रिकेट आने में टाइम है, तू पंजाबी है, तेरे खून में हॉकी है, मैं देख सकता हूं तेरे अंदर, तू हॉकी की कमेंट्री करेगा। सर आपकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखी थी कि जिसमें आप हर्षा भोगले सर के साथ हो और आपने उनको लिखा है कमेंट्री के प्रभु। अच्छा, हाँ। आई एम वेरी ग्लैड कि आपका उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है आपके एक जर्नी में स्टार्ट हुई थी। तो सर व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल, वो क्यों कमेंट्री के प्रभु है, स्पेशली वॉइस ऑफ क्रिकेट है? उसके बहुत से कारण हैं। नंबर 1, जब उनको पहली बार मिड 90s में टीवी में मैंने देखा तो मेरा नेचुरल क्वेश्चन था अपने बड़े भाई से, ही वॉज माई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ही वॉज माई विकीपीडिया। मैंने कहा ये क्या इंडिया के लिए खेले हैं, ये क्रिकेटर हैं क्या? बोला नहीं, क्रिकेटर नहीं था जहाँ तक मुझे पता है। वो पहला मोमेंट था जो अंदर डीप डाउन रियलाइज़ हुआ कि यार फिर तो शायद मैं भी कमेंटेटर बन जाऊँ। तो हर्षा भोगले साहब का मेरे हिसाब से इस देश के सारे नॉन स्पोर्ट्स पर्सन कमेंटेटर्स के लिए और एस्पायरिंग प्रेजेंटर्स और कमेंटेटर्स के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने सबको एक उम्मीद दी है कि अगर आप, वो ठीक है यूनिवर्सिटी लेवल खेले हैं, मैं मोहल्ला लेवल भी नहीं खेला हूँ, गली लेवल भी नहीं खेला हूँ लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे, रणजी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट नहीं खेले हो, कोई भी स्पोर्ट, फिर भी आप प्रेजेंटर और कमेंटेटर बन सकते हो। ये सबसे बड़ा उनका योगदान है हम सब के लिए। और what makes him so special, he is not predictable। प्रिडिक्टेबल होना बुरी बात नहीं है, बहुत सारे कमेंटेटर हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, कई जगह लोगों को पता होता है ये अब ये इंसान बोलेगा, मैच शुरू होगा तो मैं बोलूँगा कैसे हैं प्रभु, या पेनल्टी कॉर्नर मिला तो मैं बोलूँगा सरपंच साहब आ जाइए। प्रिडिक्टेबल होना गलत नहीं है, ये तो छोटे मोमेंट हैं। कई लोग बड़े बड़े विकेट गिर गई, 6 लग गया, तो कुछ लोगों का पता है आपको ये चीज़ बोलेगा, पक्का बोलेगा, विच इज़ फाइन। हर्षा भोगले साहब प्रिडिक्टेबल नहीं है, नंबर 1। वो ये तो मैं गहराई की बात कर रहा हूँ। अगर सब्जेक्टिवली देखो, बड़े तौर पे देखो, वो राइमिंग या पोइट्री करते नहीं हैं, बट हिज कमेंट्री साउंड्स लाइक अ पोइट्री। करेक्ट। आप उनको सुन के बता सकते हो यार ये इंसान इस खेल के अंदर डूबा हुआ है, इस इंसान को इस खेल से इतनी मोहब्बत है कि इसके पास शब्द कम पड़ रहे हैं, ये बोलता जा रहा है, हर बार अलग चीज़ बोलता है, हर बार नई चीज़ बोलता है। नो, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रू लव। आज मेरी बेटी अगर मुझसे पूछती है कि पापा मुझे कितना प्यार करते हो, मैं 2 घंटे भाषण दूंगा और बोलूँगा कि बेटा आई कांट एक्सप्रेस इन लव। वो हर्षा भोगले क्रिकेट के साथ हैं। वो क्रिकेट उनकी बेटी नहीं, क्रिकेट तो उनकी हम सबकी माँ जैसी है। ही इज़ मैडली इन लव विद द स्पोर्ट। तो वो चीज़ हम सबको सिखाती है कि किसी भी स्पोर्ट में जाओ, प्यार कर लो उससे। वो आप कर नहीं सकते हो, वो नेचुरल होता है। उनका क्रिकेट के साथ है, मेरा क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, काफ़ी सारे खेलों के साथ एक स्कूल कॉलेज में जब भी प्यार होता है किसी से तो नेचुरल होता है। या अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से प्यार किया नहीं जाता, वो होता है या जिनसे कॉलेज में होता है वो अपने आप हो जाता है। यू कैन नॉट टेल द रीज़न। कोई आपसे पूछता है कि मुझसे क्यों प्यार करते हो, अगर तो सही प्यार है तो आप रीज़न नहीं बता पाओगे। अगर रीज़न बता रहे हो तो भैया फिर कुछ और कर रहे हो आप। तो कुछ और। तो वो हर्षा भोगले साहब का प्यार दिखता है क्रिकेट। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता उनका जो योगदान है हमारे ब्रॉडकास्ट में। जी सर, जैसे आपने बताया कि मतलब उनका इतना प्यार है क्रिकेट के लिए, हमारा पूरा देश आज क्रिकेट ऑब्सेस्ड ही है। ज़्यादातर लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। आपका पहला प्यार हॉकी कैसे बना?
हम उसके बारे में थोड़ा जानना क्रिकेट चाहते हैं। हमारे यहाँ रिलीजन है इंडिया में। क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स को हम कंपेयर कर भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, हम कंपेयर नहीं कर रहे है ना? but वो आपके लिए कैसे बना Correct. कि यार हॉकी आपका पहला प्यार बना, वो कैसे क्योंकि हुआ? क्रिकेट तो ऐसा है जो हम सबको घुट्टी में मिलता है, वो मिलता भी नहीं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे वो डीएनए की सीक्वेंस जो होती है ना, उसके अंदर एक क्रिकेट का एक अलग से जीन होता है। Correct. तो वो एक अलग लेवल पे है। हॉकी में 2 रीज़न हैं जो मैं सोच सकता हूँ। एक तो मेरी पैदाइश पंजाब की है, और हॉकी को हमेशा पंजाब ने डोमिनेट किया है। आप 60-70 से लेके ये रीसेंट टीम देख लो, हरमनप्रीत, मनप्रीत, मनदीप, शमशेर, जुगराज सिंह ने, तो हॉकी को पंजाब ने डोमिनेट किया है। वो चीज़ खून में रहती है। जैसे हम सारे हिंदुस्तानियों के वो डीएनए में क्रिकेट है, वो पंजाबियों के डीएनए में हॉकी का H क्रोमोसोम भी है वहाँ पे। और 2-3 बातें जो मैं अब याद मुझे आती हैं, बड़ी अजीब सी बातें हैं। घर में ना पहले जब वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी अर्ली 80s में, छोटे शहरों में तो ये चीज़ें और लेट आती हैं, तो वो छोटी सी थापी होती थी, उसी से हम क्रिकेट खेलते थे, उसी से कपड़े धोए जाते थे, है ना? हमने भी वही किया है। तो वो बड़े बड़े आंगन थे पंजाब के छोटे शहरों में, बड़े बड़े घर थे, घर छोटे आंगन बहुत बड़ा है, तो वहाँ वो थापी बड़ी होती थी, उसी से मैं और मेरा भाई क्रिकेट खेलते थे। और एक चीज़ जो मुझे अभी तक याद है, पता नहीं कैसे रह गई, मैं बिना बॉल के थापी को लेके अपने घर के आंगन में दौड़ रहा हूँ और रनिंग कमेंट्री कर रहा हूँ। और ये कहानी मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये सच है। और मुझे बाई चांस याद है, प्रगट सिंह ने ये किया, प्रगट सिंह ने वो किया, प्रगट सिंह ने ये किया। मुझे टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं पता हॉकी की। आई डिडंट नो कि ड्रिबल है, डॉज है, पेनल्टी कॉर्नर है, कुछ नहीं पता। बस प्रगट सिंह का नाम मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। अच्छा। उनका एक आर्टिकल पढ़ा था, प्रिंटेड आर्टिकल, नीचे प्रगट सिंह के सिग्नेचर थे। तो प्रगट सिंह निकले, प्रगट सिंह और ये गोल, फिर गया प्रगट सिंह गोल। तो वो चीज़ नेचुरली, मतलब ऐसा होता है ना कि जब जीवन ने आपको कुछ देना हो तो वो दे देता है, और आप बाद में रियलाइज़ करते हो कि ये चीज़ तो मुझे एक तोहफा मिला है। उसके अंश पहले से ही दिखने लग जाते हैं। वो प्रगट सिंह साहब का आर्टिकल पढ़ना, उनके सिग्नेचर, वो भी प्रिंटेड सिग्नेचर थे, और वो थापी उठा के डमी हॉकी खेलना, वो एक चीज़ थी। मेरे फादर, मेरे मामा जी और मेरे नाना जी, इनके साथ बचपन गुजरा है, वो सारे हॉकी के बड़े फ़ैन थे। और मेरे मामा जी अक्सर सुनाया करते थे कि 1975 में वर्ल्ड कप हमने जीता था, मलेशिया में हुआ था, और जसदेव सिंह तब कमेंटेटर थे, अशोक कुमार ने विनिंग गोल किया था, अजीत पाल सिंह टीम के कैप्टन थे, फिर मोहम्मद शाहिद आए, उनकी स्टिक से बॉल दूर जाती ही नहीं थी। तो मैं ये कहानियाँ किससे सुनकर बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि क्रिकेट की कहानियाँ किससे सुनाने वाले सारे थे। बाय चांस मेरे परिवार में ऐसे लोग थे जो हॉकी की कहानियाँ किससे सुनाते थे। तो ये अजीत पाल सिंह साहब, ये मोहम्मद शाहिद साहब, ये अशोक कुमार साहब, इनकी बातें सुन के बड़ा हुआ। उसके बाद जब प्रोफेशन में आया, जब पहली जॉब मिली, तो पहला लाइव स्पोर्ट जो कमेंटेट करने को मिला वो था हॉकी। और जॉय ने, मुझे अभी तक याद है, अपने केबिन में बुला के मुझे कहा था, उनका अलग तरीका है बातों को कहने का, सुनील अभी क्रिकेट आने में टाइम है, तू पंजाबी है, तेरे खून में हॉकी है, मैं देख सकता हूं तेरे अंदर, तू हॉकी की कमेंट्री करेगा, PHL आने वाला है, तैयारी करना शुरू कर दे, 3 महीने पड़े हैं बेटा, करेगा हॉकी। मतलब मैं मना कैसे करूं, इन्होंने इतना वो बिल्डअप दे दिया। तो उस टाइम तो एज अ लाइव कमेंटेटर यू वांटेड समथिंग कि यार कुछ लाइव स्पोर्ट करूंगा, सर ऑफ कोर्स जॉयदा मैं करूंगा हॉकी। तो पहला जो स्पोर्ट किया, वो लाइव स्पोर्ट किया, वो हॉकी था। और ऑलरेडी मैं थोड़ी बहुत ऑफ एंड ऑन हॉकी देखता था, पढ़ता था, कॉलेज में ज़्यादा देखने का चांस नहीं मिलता था, बट उस टाइम हमारी हॉकी टीम इंडिविजुअल सुपरस्टार से भरी हुई थी। धनराज पिल्ले, गगनजीत सिंह, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, दीपक ठाकुर, प्रभजोत सिंह, जुगराज सिंह का कमबैक हुआ था वो एक नियर फेटल एक्सीडेंट के बाद, संदीप सिंह, दिलीप तिर्की, पाकिस्तान से सोहेल अब्बास, सलमान अकबर, रेहान भट्ट, इंडिया के बलजीत सिंह सैनी, बलजीत सिंह टिल्लो, यू नेम इट, साबू वारकी, और अपने समीर दाद, सब लेजेंड, सब एक एक प्लेयर लेजेंड था उस टाइम पे। तो उस PHL को अपनी आंखों के सामने ग्राउंड में बैठ के कमेंट्री करना मेरे लिए गूज़बम्स मोमेंट थे। मुझे याद है जब पहली बार मैं गगनजीत से मिलने गया मैच के बाद या सुबह इंटरव्यू सेशन में, मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गगनजीत सिंह। पहली बार धनराज पिल्ले साहब को देखा तो मतलब प्रभु ये वो मेरे लिए मोमेंट था। उसी PHL में एक सरदार साहब बैठे थे, मुझे मालूम था उनके बारे में ये कौन है,
मैं उनके पास गया, मैंने पैर छुए, आशीर्वाद लिया। तो मैंने कहा सर मैं सुनील तनेजा हूँ, PHL में कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरा डेब्यू है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। वो खड़े हो गए सरदार जी, कहने लगे बेटा आई एम बलबीर सिंह दोसांझ, आई एम 1948, 52, 56 हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इतना टाइम लगा मेरा रिएक्शन आने हम में। समझ सकते हैं सर, हम तो सुन मैंने के कहा हम सर, सुन के अभी टाइम लग रहा है। मैंने कहा सर मैं जानता हूं, आप प्लीज खुद को इंट्रोड्यूस मत कीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए। जिस गेम को आपने इस लेवल पे पहुंचा दिया, मैं उस गेम का छोटा सा स्टूडेंट बनना चाहता हूं, अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो, आई एम इन फ्रंट ऑफ अ लिविंग लेजेंड, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो उस दिन वो मैच में दोसांझ साहब चीफ गेस्ट थे, तो दोनों टीम लाइन अप हो रही हैं, दोसांझ साहब उनसे हाथ मिला रहे हैं। सबसे एंड में धनराज पिल्ले साहब खड़े थे, तो सारे प्लेयर ऑब्वियसली पैर छू रहे हैं, विनम्र होकर हाथ मिला रहे हैं बलबीर सिंह साहब से। धनराज पिल्ले दंडवत उनके सामने लेट गए, दंडवत, मैदान में लाइव कैमरा, और आप खुद एक लेजेंड हो, यू नो। अगर आप तो वो PR और ये तमाम शोशे के एंगल से सोचो तो शायद ऐसा ना करो। और लकीली मैं कमेंट्री में था और मुझे अपने कुछ मोमेंट आपको याद रहते हैं, तो मैंने कहा कि ये एक लेजेंड की दूसरे लेजेंड से मुलाकात है। तो वो जब आपके पहले 3-4 साल इस गेम में बीते हों और इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उनके सामने आपने कमेंट्री की हो, तो वो फिर प्यार तो बचपन से था, प्यार तब प्रखर हो गया हॉकी के साथ, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। सर जैसा कि आपने बताया बीच में आपको PHL का मौका लगा। जब मैं अगर बात करूँ ओलंपिक मेडल्स की, 1980 के बाद सीधा आया 2021 में, 41 साल का जो गैप था, उसके बीच में सर PHL भी आया, उतना हिट नहीं हुआ जितनी बाकी लीग्स हुई। एक कहीं ना कहीं एक हॉकी में बड़ा ड्राई फेस सा चल रहा था आफ्टर धनराज पिल्ले, आफ्टर वो जुगराज सिंह, वो जो एक 5, 6, 7 के बाद का एक एरा था, बीच में एक स्कैंडल भी हुआ। तो आपने वो ट्रांजिशन देखा कि जहाँ वो एक ड्राई फेस से आज लकीली अगर हम देखें भाई, ओलंपिक्स में काफ़ी देखा गया हॉकी, इससे पहले भी काफ़ी देखा गया हॉकी। धीरे धीरे टीम अच्छी खासी बिल्ड हो चुकी है, नाम बड़े बड़े आ चुके हैं, लेजेंड्स बन रहे हैं उस गेम के। तो उस ट्रांजिशन को आप कैसे देखते हैं सर? आपने बड़ा क्लोजली देखा है, तो मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ। आप भी उस समय मतलब हुए थे, राइज हो रहे थे। यार PHL आई थिंक वॉज अ वेरी सुपर हिट टूर्नामेंट। PHL में बस दिक्कत ये हो गई थी कि उसके 1-2 साल बाद IPL आ गया था। तो क्रिकेट किसी और खेल से अब तुलना नहीं कर सकते, और वो एकदम से इतनी बड़ी चीज़ बन गई। PHL इन माई व्यू वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट। बस उसमें फ्रेंचाइजी सिस्टम होने के बावजूद नहीं था, उसमें एक्चुअल में टीम ओनर्स नहीं थे, सिर्फ सिटी बेस्ड टीम बना दी गई थी। शेर जलंधर, चंडीगढ़ डायनामोज, मराठा वॉरियर्स, हैदराबाद सुल्तान, ओडिशा स्टीलर्स, लखनऊ नवाब्स। पर उस टाइम जो क्वालिटी ऑफ हॉकी थी, इंडिविजुअल जो प्लेयर्स के स्किल थे, जो हम नाम पहले बात कर रहे थे, अलग लेवल के थे। मतलब वहाँ तब धनराज पिल्ले को देखने दुनिया आती थी, इवन पाकिस्तान के रेहान भट्ट को देखने लोग आते थे। ही वॉज सच अ ग्रेट प्लेयर। गगन अजीत सिंह, मतलब लोग जब उनको, मैं अगेन PHL की बात है, मैच ख़त्म हुआ, वो निकल रहे थे, मैं रास्ते में मिला, हम बात कर रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, एंड गर्ल्स वर शाउटिंग गगन अजीत सिंह, कि हमने अपने आंखों के सामने गगन अजीत को देख लिया। तो उस टाइम इंडिविजुअल स्टार बहुत बड़े थे। आज हैं, हरमन हैं, मनप्रीत हैं, श्रीजेश हैं, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्टार जो उस टाइम इंडिया में थे, इवन पाकिस्तान में थे, जेमी ड्वायर भी आके खेले हैं, यूरोप के कई बड़े प्लेयर आके खेले हैं, अर्जेंटीना के खेले हैं। तो वो अलग लेवल की हॉकी थी। और चंडीगढ़ का वो सेक्टर 42 हॉकी स्टेडियम जैम पैक रहता था। आपको ऐसा लगता था जैसे ओलंपिक का फाइनल हो रहा है, इतनी क्राउड थी, इतना जो माहौल मैंने वहाँ हॉकी का देखा है, या तो वहाँ देखा है या उसके बाद भुवनेश्वर में देखा है, रांची में देखा है, अमेजिंग क्राउड। अब PHL बीच में एक्चुअली डिसकंटिन्यू हुआ, क्योंकि तब इंडियन हॉकी फेडरेशन थी, फिर वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हुआ, फिर इंडियन हॉकी फेडरेशन को डिसॉल्व कर दिया गया, हॉकी इंडिया आती है। वो जो बीच का ट्रांजिशन फेज मुश्किल था। हाँ, मैं उसी के बारे में जानता हूं। वो सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि हॉकी अपने पीक पे है, क्योंकि 2001, 2, 3 ये ऐसे साल थे जब हम इंटरनेशनली बड़ा अच्छा कर रहे थे। जब ये नया बैच आया, गगन, प्रभजोत, जोगराज, वीरेंद्र रस्कीना, दिलीप तिर्की, जब ये नया बैच आया और पुराने जो लेजेंड्स थे, बलजीत सिंह ढिल्लों, धनराज पिल्ले के साथ इनका मिलन हुआ, तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे कमाल करने शुरू किए। फिर चीज़ें बदल गई।
और एक दौर ऐसा आया कि 2008 के ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। उस फेज़ में मुझे लगता है कि जो होता है ना कि सोना तप के कुंदन होता है, हमारी हॉकी उस 2008 के फेज़ में तपकर कुंदन हुई है। उसका कारण क्या है? आज जो खिलाड़ी पेरिस में या 3 साल पहले टोक्यो में जो मेडल लाए थे, उनकी उम्र 2008 में कितनी थी? 10 साल, 12 साल, 13 साल। ये वो एज होती है जब आप सोचते हो कि मुझे इस गेम में जाना है कि नहीं जाना है। इमेजिन एक टीनेजर मनप्रीत सिंह, एक टीनेजर हरमनप्रीत सिंह जब सुबह उठता है, अखबार में आता है इंडियन हॉकी ख़त्म हो गई, क्या कुछ नहीं लिखा गया होगा तब के अखबारों में। और ये वो लोग हैं जो हॉकी के परिवारों से आते हैं, जिनके गांवों में हॉकी चलती है। क्या सोचा होगा इन्होंने और इनके परिवार वालों ने कि बेटा खेती कर ले, कोई जॉब कर ले, पढ़ाई कर ले, क्यों हॉकी में जा रहा है? ये अखबार वाले अंकल तो लिख रहे हैं कि हॉकी ख़त्म हो गई है, और अखबार वाले अंकल गलत नहीं बोल रहे थे। जिस गेम में हमने 1 दर्जन मेडल जीते हैं, वहाँ हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो अंकल्स का लिखना गलत नहीं था। पर हमारे यहाँ प्यार भी हद से ज़्यादा मिलता है और दुत्कार भी हद से ज़्यादा मिलती है। तो उस टाइम हॉकी को दुत्कार हद से ज़्यादा मिली मीडिया में। तो ये सारे प्लेयर जो 2020 और 2024 में मेडल्स लेकर आए हैं, इनके परिवार वालों के चरण धो धो के पीने चाहिए मुझे और सारे हॉकी फैंस को। आपने 10, 12 साल, 13 साल के अपने बच्चों को 2008 में हॉकी खेलने से नहीं रोका, या रोका तो उनको फिर जाने दिया। और हैट्स ऑफ टू, मैं इनको बब्बर शेर किस लिए कहता हूँ, मेरे से 15 साल 20 साल छोटे लड़कों को हम सब अपना सुपरस्टार मानते हैं, वो मुझे पाजी कहते हैं और मैं उन्हें अपना सुपरस्टार समझ के गले से लगाता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा, एक तो देश के लिए मेडल लाए हैं, हमारे हीरो हैं, और आप उस दौर के खिलाड़ी हो जब हॉकी खेलने के बारे में सोचना पड़ता था। क्योंकि 2012 में हम क्वालिफाई भी किए तो सबसे नीचे रहे थे। फिर हॉकी इंडिया आती है, 2010 के आसपास हमारा हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू होता है। तब हम सोचना शुरू करते हैं कि अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है तो फिर वो करना पड़ेगा जो वर्ल्ड लेवल की टीम्स कर रही हैं। हमने हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया, हमने दुनिया के बेहतरीन कोचेस बुलाए, कंसल्टेंट बुलाए, डाइट पे काम किया, जो मेरा आपका फेवरेट टॉपिक भी है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट और हमारी डाइट में फ़र्क होता है। वो खिलाड़ी बताते हैं कि जब पहली बार हमें कहा कि दाल रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, ये नहीं खाना और ये खाना है, हम तो हैरान रह गए कि हम तो बचपन से ये खाते आए हैं। पर एथलीट की डाइट में डिफरेंस होना चाहिए। तो फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें चेंज की गई और परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आता है। परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है, अचानक से नहीं आता। 10 में अगर हमारा हॉकी इंडिया का हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू हुआ तो 12 में रिजल्ट नहीं मिला, 16 में थोड़ा सा रिजल्ट मिला, हम क्वार्टर फाइनल तक पहुँचे। हम क्वार्टर फाइनल हारे, लीग स्टेज में भी 1-2 मैच हारे, बट आई रिमेंबर मैंने वो ओलंपिक में कमेंट्री की थी और ये बात मैंने टीवी पे भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही थी कि क्वार्टर फाइनल हारने के बावजूद द क्वालिटी ऑफ हॉकी वी प्लेड वॉज वेरी गुड। वो पोजेशनल हॉकी, अब हम आउट एंड आउट अटैक नहीं कर रहे हैं, हमें गेम को होल्ड करना आता है, हमें स्लो करना आता है, हम डिफेंस भी कर रहे हैं, तो चीज़ें चेंज हो रही थी। 16 में हम क्वार्टर फाइनल पहुँचे, 20 में ज़्यादा लोगों ने हमें मेडल होपफुल नहीं माना होगा, 20 में हम जाते हैं और मेडल लेके आते हैं। चलो एक मेडल आ गया, उसको रिपीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। करेक्ट सर। दूसरा मेडल भी आ गया। तो ये हॉकी की जो कहानी है ये बड़ा कुछ सिखाती है कि लाइफ में जब बड़ा लो वाला फेज़ आए तो वहाँ आपको क्या करना है। उन 10-12 साल के बच्चों ने वही किया जो आज हमारे सुपरस्टार बन गए हैं। बिल्कुल सर। सर आपके करियर में मतलब आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स कवर किए, आपने हॉकी कवर की, क्रिकेट कवर की, वॉलीबॉल, खो खो तक आगे कवर किए शायद कभी। तो सर कबड्डी को आपने बहुत सारा टाइम दिया, आपने 8-9 सीजन कवर किया एज ए कमेंटेटर। सर आपने पीकेएल का राइज कैसे देखा फ्रॉम 2014-13 जब स्टार्ट हुआ और अब 11वां सीजन आ चुका है, और कंपैरिजन हम देखते हैं कि लीग का कंपैरिजन हमेशा आईपीएल के साथ किया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं मतलब व्यूअरशिप में, मनी में, सब में मतलब पीकेएल ने बहुत अच्छा राइज किया। आपके हिसाब से वो राइज क्या है, मतलब कैसे स्टार्टिंग से ही है ना सर, फर्स्ट सीजन से। सो देखो हॉकी ऐसा स्पोर्ट है जो मुझे घुट्टी में मिला है, जो मेरे डीएनए में है। कबड्डी पंजाब में है लेकिन सर्कल कबड्डी है, वो अलग अलग शैली की कबड्डी होती है। तो हॉकी तो समझ लो कि हमारी माँ के जैसी है, कबड्डी हमारी मौसी है। मौसी से भी उतना ही प्यार मिलता है। और
कबड्डी ने मुझे चूज़ किया है। कितने सारे कबड्डी प्लेयर, फॉर्मर प्लेयर, कोचेस जब कहते हैं कि सर आप हमारी कबड्डी के बारे में इतना अच्छा बोलते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कहता हूँ थैंक यू मेरा नहीं, थैंक यू कबड्डी का है। आप लोगों की कबड्डी माँ है, जो हॉकी जो कबड्डी खेले हैं उनकी माँ कबड्डी है। तो मैं कहता हूँ कि आपकी माँ कबड्डी ने मुझे भी अपना बेटा बना लिया है, अपना भांजा बनाया है, अपना भतीजा बनाया है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। और 2014 से लेके आज 2024 तक, आज अगर दुनिया IPL से तुलना करती है, तुलना वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर IPL से तुलना हो रही है तो फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको लोग किसी भी बल्लेबाज को अगर सचिन से कंपेयर करें, यार तुम्हारी स्ट्रेट डाइव सचिन जैसी है, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। देश की दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग कबड्डी है। बिल्कुल। ऑन पेपर्स इसकी रेटिंग बहुत बड़े बड़े इवेंट्स को मात देती है। तो उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ये खालिस तौर पे अपना खेल है। हॉकी तो हमें अंग्रेज़ों ने गिफ्ट किया, हमने लेके अपना बना लिया, वो हमारे सुपरस्टार्स की मेहनत है। कबड्डी तो अपने देश में पैदा हुआ। ईरान कहता है हमारे देश में हुआ, नहीं हमारे देश में हुआ था। हो सकता है वहाँ भी हुआ हो। वो नेवर एंडिंग डिबेट मैच में भी चल रही होती है, बाहर भी चल रही होती है। करेक्ट। तो वो अपना खेल है। और मुझे लगता है किसी भी भारतीय ने कबड्डी खेली ज़रूर, हर किसी भारतीय ने खेली ज़रूर है। गलत रूल्स के साथ खेली हो, अलग रूल्स के साथ हम खेलते थे, 7 के 7 प्लेयर चेन बना के खड़े होते थे। मालूम नहीं था कि चेन 2-2 होती है। टच करके आ जाओ बस। कोई बॉक लाइन नहीं, कोई बोनस लाइन नहीं थी स्कूल्स में, है ना। लेकिन कबड्डी खेली सबने है, तो वो एक कनेक्शन है। दूसरा फैक्टर, जब कबड्डी की लीग अनाउंस हुई तो आधे लोगों के मन में तो वही ना कि नया विचार है तो मजाक बना, आधे लोगों के मन में वो मजाक आया होगा, कबड्डी की लीग होगी, ये इन लोगों ने भी शुरू कर दिया। वो भी स्टार स्पोर्ट्स जैसा चैनल, ऐसा भी नहीं कि कोई लोकल चैनल कर रहा है, स्टार स्पोर्ट्स कर रहा है। अरे क्या है, साड़ी जिंदगी अच्छा बल्ली है। एनीवेज, तो जब उसके प्रोमो आने शुरू हुए कबड्डी के, तो लोगों ने थोड़ा और, उनका जो कौतूहल था वो बढ़ा कि यार ये वो कबड्डी तो नहीं लग रही जो हम खेलते थे, कुछ अलग है। तो वो लोगों का पर्सपेक्टिव है। जो मेरा एज अ कमेंटेटर पर्सपेक्टिव था जब हम स्टार स्पोर्ट्स में थे, हैट्स ऑफ टू स्टार स्पोर्ट्स, ये तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि कबड्डी हिट है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने उसको अपने फैमिली का मेंबर बनाया है, उसको चलाया है। तो हमारी 1-1.5 महीने की तो वर्कशॉप हुई थी कमेंट्री की, क्योंकि आपको क्रिकेट कमेंटेटर बनना है तो आपके पास आइडल्स हैं। आप नेट पे, टीवी पे किसी को देखोगे, सुनोगे, उसको फॉलो करोगे, बाद में अपना स्टाइल बना लो। कबड्डी में किसको सुनोगे? कबड्डी के मैच ही नहीं है टीवी पे, इंटरनेट पे कोई रेफरेंस नहीं है। तो 1-1.5 महीना पहले तो हमने रूल सीखे, उसके बाद ये चीज़ सीखी कि कबड्डी की कमेंट्री की कैसे जाए। अब रेडर आया, उसने टच किया, डिफेंडर ने पकड़ा, स्ट्रगल हो गई, अब ये जाने की कोशिश कर, क्या ऐसे किया जाए या कुछ और। तो 20 दिन तो हमें, 25 दिन इसी चीज़ में लगे कि कमेंट्री करनी कैसे है। रोज़ हम सारा दिन ट्राई करते थे, लास्ट में अपनी बेस्ट क्लिप्स रिकॉर्ड की जाती थी हमारी और टॉप बॉसेस को सुनाई जाती थी। उदय शंकर साहब तब स्टार ग्रुप के सर्वोसर्वा थे, वो खुद माइन्यूटली इन्वॉल्व थे कबड्डी में। आप इमेजिन कीजिए स्टार कितना सीरियसली लेता था। और फिर जब बाद में हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाया कि ये लुक एंड फील होगा जो आपको टीवी पे देखने को मिलेगा, कलर ऑफ द मैट, जो लाइटिंग है, प्लेयर्स की जो जर्सी है, छोटी से छोटी चीज़ें, मैट के कलर से लेके बैकग्राउंड की लाइटिंग और जो म्यूज़िक बजेगा और जो रूल्स में जो चेंज हुआ है। सो तीसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि स्टार ने जैसे इस गेम को पैकेज किया है। अच्छा प्रोडक्ट अच्छे से पैकेज किया जाए तो वो एक डेडली कॉम्बो बन जाता है। पब्लिक ने भी नहीं देखा था ना, तो उनके लिए भी काफ़ी, पब्लिक के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए कबड्डी था। हाँ, मिट्टी में है, 4 लाइनें हैं, जाओ लात मारो या लात खाओ और वापस आ जाओ या वहाँ गिर जाओ। लाइन भी तो है वो बड़ी फेमस, मिट्टी से लेके मैट तक। करेक्ट, मिट्टी से लेके मैट तक और फिर लैपटॉप तक। अब स्ट्रेटजीज बनती हैं वहाँ पे, अब क्लिप्स देखे जाते हैं, अब आप गेम को एनालाइज करते हो। अब कबड्डी में भी एनालिस्ट आ गए हैं, अब कबड्डी में भी न्यूट्रिशनिस्ट आ गए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट तो अब बड़ी छोटी सी चीज़ हो गई है, डेटा एनालिस्ट बैठे हैं टीम के पास, ये डिफेंडर इस एरिया में ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ हमें नहीं जाना है। तो उसका एक कारण ये कि ये अपना खेल है, हम सब ने खेला है, हमारे देश का खेल है। नंबर 2, जिस तरह से स्टार ने इसको पैकेज किया है, जिस तरह से इसको एक टीवी वाला स्पोर्ट बना के पेश किया है, थोड़ा क्रेडिट कमेंटेटर्स को दे दो, वो भी अच्छा बोलते थे। नहीं सर, हम तो देते ही हैं, पूरा देंगे सर, हम तो पूरा ही बोलते हैं, ऐसे थोड़ी हम लेजेंड बुला रहे हैं। सर मैं आप देख रहा हूँ कि आपके अंदर पूरा वो पंजाबी कल्चर रूट है जिसमें से आप फेमस हो, पंजाबी कमेंट्री हो, फिर आप जैसे गाने सुनते हो। एक और सर जो है बड़ा फेमस है पंजाबी कल्चर के लिए, वो है हमारे विराट कोहली सर। लाइक गाने हो, खाना हो, सब में फूडी हो।
आपने उनको कभी ऑन द फील्ड ऑफ देखा ही होगा, तो कैसे मतलब विराट कोहली रहते हैं, पंजाबी कल्चर जो उनका ग्रास रूट लेवल है उनका? तो विराट कोहली इज़ अ वेरी हार्ड कोर पंजाबी। अब कुछ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं जो मेरे हैं विराट कोहली के साथ, कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व भी करते हो। एंड आई रिमेंबर जब वो नए नए आए थे, आते ही छा गए थे, सबको पता लग गया था कि ही इज़ अ नेक्स्ट स्टार इन द मेकिंग। किसी एक चैनल पे उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, जो इंग्लिश में किया गया था। तो उनसे पूछा गया कि म्यूज़िक कौन सा सुनते हो, कोई अपना फेवरेट गाना सुनाओ। तो वो कह रहे कि पंजाबी गाना है, सुनाऊँ? तो बोला सुनाइए। तो उन्होंने गुरदास मान साहब का एक सैड सॉन्ग सुनाया था, सजना वे सजना सानू प्यार वाली तेरी किन्नी चंगी लगदी दोपहर, किन्नी चंगी लगदी दोपहर, फिर भी पता नहीं कातों मोह आई जांदा। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि देखो दिल्ली के जो पंजाबी लोग होते हैं और जो पंजाब के पंजाबी लोग होते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, कल्चर का फ़र्क रहता है। इतना सबको पता है कि पंजाबी गाने दिल्ली में बहुत फेमस हैं, बट मेरे सामने ये इंप्रेशन था कि जो दिल्ली की जो पंजाबियत है, दैट इज़ मोर ऑफ फ्लैम्बॉयंस, जैज, पॉप। चलो शो ऑफ तो एक अलग बात है। म्यूज़िक को लेके आप आप हनी सिंह को पसंद करोगे, जो शायद उस टाइम आए थे नहीं आए थे। आप जो NRI पंजाबी सिंगर्स हैं, उनके वो ढिंचैक वाले गाने सुनोगे। गुरदास मान साहब को दिल्ली वाले लोग जानते हैं, बट ये वाला गाना जब विराट कोहली ने गाया था, और ये सैड सॉन्ग है, इसी टोन में गाया जाता है, वो जब विराट कोहली ने गाया तो मुझे समझ आया कि नहीं यार, ये ही वॉज व्हाट अर्ली 20s में थे, 20s में थे वो अर्ली 20s का वो एक दिल्ली का लड़का वो गुरदास मान साहब का सजना वे सजना गा रहा है, तो समझ में आया नहीं, ही इज़ अ ठेठ पंजाबी, ही इज़ हार्ड गोर पंजाबी, अंदर से देसी। और उनको खाना भी वही पसंद है, वही बस चबी चीकू नाम है उनका, उनको वही नान पसंद हैं, छोले भटूरे पसंद हैं, उनको दुकानें तक याद करते हैं, वो तिलक नगर में, वो रजौरी गार्डन में, वो दुकानों की राम के छोले। हाँ, उन्होंने उस दुकान की सेल्स कितने गुना बढ़ा दी। ही इज़ अ रियल फूड ब्लॉगर जो बिना पैसे लिए उनकी मशहूरी कर दी। तो यही पंजाबियत है कि आपको खाना पसंद है पंजाब का, आपको म्यूज़िक पसंद है पंजाब का, और वो बाहर पंजाबी में बात करते हैं। फिर जब कुछ लोगों ने उन्हें पंजाबी कमेंट्री सुनाई थी, क्लिप्स दिखाए थे, तो वो ही वॉज एन्जॉइंग, वो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे। और लकीली सारे क्लिप्स, मैक्सिमम क्लिप्स मेरी आवाज़ में थे। और जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो तो जोश हमारा भी ज़्यादा रहता है, सुपरलेटिव हम भी ज़्यादा देते हैं, सबका ही ज़्यादा रहता है। एग्जैक्टली। तो वो है, बोलो वो एकदम दिल से प्योर वाले पंजाबी हैं। उनकी सर जो रील्स रहती है वर्कआउट, वो भी ऐसे ही पंजाबी गाने पे रहती है, चैकनी, अलग अलग गाने रहते हैं। वो बताते भी कि वो है शिखर हो गए, ये लोग पूरा माहौल ही क्या कहते हैं पूरा आप शिखर का डांस देख लो, इवन विराट का पंजाबी गानों पे डांस देख लो, लगता है कि वो देसी बॉयज़ हैं, टिपिकल दिल्ली के देसी पंजाबी बॉयज़ हैं दोनों। सर एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि आप इतने सारे एथलीट्स के साथ, इतने सारे प्लेयर्स के साथ, अलग अलग स्पोर्ट्स के हर तरीके के प्लेयर्स के साथ मिल चुके हैं, आपके सबसे कौन था जो सबसे ज़्यादा आपको मजाकिया लगा, सबसे ज़्यादा फन वाइब जिसके साथ आता, जिसके साथ ना आप पूरा एक दिन बिता सकते हो कि यार अगर मुझे मौका मिल जाए ना, मैं इनके साथ कहीं ट्रैवल करने चला जाऊँ, कहीं पे भी, कहीं कोई भी मूड हो? बहुत सारे हैं। क्रिकेट में मनिंदर सिंह हैं, बड़े सीनियर हैं। मेरा कमेंट्री डेब्यू क्रिकेट में मन्नी पाजी के साथ हुआ था। वो उनके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो। चेतन शर्मा जी के साथ पूरा दिन बिता सकते हो। फिर ये पंजाबी कमेंट्री में राहुल शर्मा है, वो जो अपने अगर मूड में है तो आपको पागल कर देगा वो हंसा हंसा के। जब वो इमोशनल है तो आपको लगेगा कि पाजी मैं अब जा रहा हूँ। और कबड्डी में मोहित छिल्लर है, अभी हमने एक यूपी कबड्डी लीग एक साथ पहली बार मिल के काम किया था, तो ही इज़ ऑल्सो गुड फन। हॉकी में दीपक ठाकुर, जुगराज सिंह, हमने एक साथ बहुत कमेंट्री भी की है। इस बार तो पूरे के टाइम में तो पूरा टाइम लगता है स्पेंड किया। हमने हॉकी इंडिया लीग में भी बहुत टाइम स्पेंड किया, दीपक के साथ 2-3 सीजन मैंने किए हैं। तो वो एकदम केयर फ्री मस्त बंदे हैं। श्रीजेश के साथ बहुत टाइम नहीं स्पेंड किया, बट ही इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय, जिससे आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब ही आएगी। तो ये इन लोगों के साथ आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो मस्ती करते करते। सर आपकी कमेंट्री के वॉइस के तो सब लोग दीवाने हैं। थोड़ी देर पहले सर ने गाना भी सुना दिया, तो सर कुछ तो राज है आपके आवाज़ के पीछे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर क्या रोज गरारे करते हैं, ऐसा कुछ सर कुछ तो रूटीन होगा सर। किसी को कमेंटर अगर बनना हो, कमेंटेटर बनना हो, तो उसके लिए कुछ टिप नहीं देनी हो आपको? अच्छा वॉइस यंग व्यूअर देख रहा हो कि यार मुझे ही सर बनना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार
गले को ना इम्प्रूव करने के लिए मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, एंड लाइक आई टोल्ड यू, मुझे लगता था मेरी आवाज़ खराब है, कर्कश है, ब्रॉडकास्ट के लायक तो है ही नहीं। सुनने वाला सोचता होगा कि क्या बकवास आवाज़ है इसकी। मैं ऑनेस्टली ये मानता था, अनटिल मुझे कई लोगों ने बताया और टीवी पे आई और लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी आवाज़ तुम्हारी साउंड करती है। तो आवाज़ को सुधार आई डोंट नो कैसे सकते हैं, बचा सकते हैं। बचा ऐसे ही सकते हैं कि जो चीज़ें गले के लिए ख़राब हों, बहुत फ्राइड ना खाया जाए। फ्राइड खाओ तो तुरंत गर्म पानी पी लो ताकि वो ऑयल आपके गले में अटके नहीं। बहुत ठंडा ना खाया जाए, बहुत खट्टी चीज़ें ना खाई जाएं। सो बेसिकली जो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो दादी नानी माँ बताया करती थी कि ये चीज़ गला ख़राब करती है, आप वही कर सकते हो। तो वो गले का आस्पेक्ट है। या आजकल बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आ गई हैं चबाने के लिए जो थोड़ा गले को सूद करती हैं, पर गला ख़राब हो गया तो फिर वो टाइम से ही ठीक होगा। कमेंटेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, आवाज़ अच्छी हो, ब्रॉडकास्टेबल हो तो वो बोनस है, क्योंकि सुनने में अच्छी लगनी चाहिए। चाहे वो मीठी आवाज़ हो, चाहे वो भारी आवाज़ हो, सुनने में अच्छी लगनी चाहिए। गेम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, प्लेयर्स के बारे में थोड़ा और पता होना चाहिए, गेम की जानकारी होनी चाहिए। और मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है कि उस स्पोर्ट से प्यार होना चाहिए। ये सबसे स्पोर्ट से प्यार नहीं है, आप फिर भी कमेंट्री कर लोगे, अच्छी कर लोगे, पर अगर उस स्पोर्ट से आपको प्यार है और आपने बाय चांस होमवर्क कम भी किया है, इट विल नॉट मैटर। वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और जितना अच्छा कमेंटेटर होना है उतना अच्छा को कमेंटेटर होना भी है, क्योंकि आप 2 लोग या 3 लोग एक साथ कमेंट्री करते हो अमूमन, तो वो कमेंट्री बॉक्स हाइजीन कैसे है, खुद कितना बोलना है, अपने साथी को कहाँ बोलने देना है, कहाँ उसे इंटरप्ट नहीं करना है, और कहाँ इंटरप्ट करके कहना है कि ये मेरा जोन है या छोड़ देना है। आपकी कॉन्वर्सेशन लगे, ऐसा ना लगे कि रेलवे की 2 पटरियां एक साथ चल रही हैं लेकिन दोनों मिल नहीं रही। वो अपनी लाइन में, आप अपनी लाइन में हो। ये बेसिकली नेक्स्ट लेवल की बातें हैं, ये हाइजीन की बातें हैं। बट इफ़ यू आस्क मी, एक चीज़ जो कमेंटेटर बनने के लिए होनी चाहिए वो है गेम से प्यार, उस स्पोर्ट से प्यार। स्पोर्ट से प्यार है तो फिर होमवर्क अपने आप हो जाएगा। आवाज़ भी उतनी मैटर नहीं करती। आवाज़ मैटर नहीं करेगी आपकी। हर्षा भोगले साहब, उनको सुन के लगता है कि यार ये आदमी क्रिकेट का दीवाना है। वो चीज़ अगर किसी के अंदर है तो बाकी चीज़ें फिर अपने आप आ जाएंगे। इमोशंस। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप बात कर रहे थे को कमेंटेटर्स और इन सब के बारे में, तो आपका कौन सा ऐसा ड्रीम कोलैबोरेशन रहा है कि मतलब या तो वो अभी तक हुआ नहीं है, किन्हीं के साथ मन था लेकिन शायद अब वो कमेंट्री में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई आपके मन में क्या है कि ड्रीम कोलैबोरेशन होता तो आप मज़ा आ जाता है यार, जो आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में? यार एक छोटा सा जो सबका ड्रीम था, जो टेक्निकली थोड़ा मुश्किल है, वो हर्षा भोगले साहब के साथ था, क्योंकि हमारे वो हीरो हैं। लेकिन वो भी लीड कमेंटेटर हैं, मैं भी लीड कमेंटेटर हूँ। और कमेंट्री में एक लीड है और एक एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट फॉर्मर प्लेयर ही होगा, लीड कमेंटेटर फॉर्मर प्लेयर हो भी सकता है और एक नॉन प्लेयर भी हो सकता है। तो हर्षा भोगले इज ऑलवेज अ लीड कमेंटेटर। मैं प्लेयर नहीं हूँ तो मैं हमेशा लीड कमेंटेटर हूँ। तो 2 लीड कमेंटेटर्स का एक साथ बैठना बड़ा मुश्किल है, बड़ा रेयर सिनारियो होगा। बट वो हर्षा की खोज वाला जब प्रोग्राम हुआ था तो उसमें एक लाइव कमेंट्री का राउंड था, इंडिया बांग्लादेश टेस्ट मैच चिटगांग में। तो वो सॉर्ट ऑफ मेरा डेब्यू था वो कंपटीशन का पार्ट। तो वहाँ 3-4 ओवर, एक तरफ हर्षा भोगले थे, एक तरफ अतर अली खान थे। तो वो मेरी खुशकिस्मती थी कि पहली बार जब 2-4 ओवर ही सही जब कमेंट्री की तो मुझे टीवी पे इंट्रोड्यूस हर्षा भोगले साहब ने किया था। तो आई थिंक उसके बाद एक साथ काम चाहे ना किया हो, लेकिन पहली बार लाइव टीवी में तारुफ अगर आपका हर्षा भोगले जी ने करवाया हो तो बस फिर गंगा नहा हो आप। लाइफ का फर्स्ट मोमेंट और ये हर्षा भोगले सर आपका ऑन एयर नाम बोल दिया। करेक्ट। ड्रीम तो मतलब आपका काफ़ी पहले ही क्या कहते हैं पूरा हो गया था। हाँ। उसके बाद जब क्रिकेट कमेंट्री, पहले हॉकी किया, कबड्डी फुटबॉल हुआ, तो क्रिकेट कमेंट्री जब आई तो क्रिकेट कमेंट्री में हिंदी में जो मेरे लिए सबसे बड़े उस टाइम लेट 90s मिड 90s में जो सबसे अच्छे कमेंटेटर थे, आज भी हैं, मनिंदर सिंह। वो बड़ी उनकी मीठी आवाज़ और गेम को एक्सप्लेन करने का तरीका और प्यार से बोलना, तो उनके साथ करने का एक मेरा मिनी ड्रीम था, वो भी पूरा हुआ।
2006 में हुआ, अभी रिसेंटली भी हुआ है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ काम भी किया है और उनके साथ बैठ के मस्ती मजाक भी किया है। ये तो आपकी सर प्रोफेशनल लाइफ की बात हुई, कमेंट्री की, बट मैं आपके सर पर्सनल लाइफ के बारे में जाऊंगा कि सर आपने ऑफ कोर्स ओवर द टाइम अपने अलग अलग भारत के पार्ट में ट्रैवल किया होगा, आउटडोर ट्रैवल किया होगा। तो सर इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ पे आपके फेवरेट फूड्स क्यूजीन क्या रहे? मतलब गुजरात गए हो कभी? इवन वर्ल्ड में भी अगर कोई रहे हो? आई एम अ बिग फूडी, वो तो आप लोगों को पता चल ही तो चुका है। आपने देख लिया उस पे ही आपने। बात करने वाला था। सो मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहला ध्यान होता है कि यहाँ खाने को क्या मिलेगा जो दिल्ली में या पंजाब में नहीं मिलता। बाय चांस इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं गया हूँ, और जब गया हूँ तो वहाँ तो फाइट होती है, क्योंकि आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। मैं अंडे वाला केक भी नहीं खाता तो बाहर जाके तो फाइट होती है। मलेशिया कई बार गए हम लोग, थाईलैंड गए, कतर में गए थे, बट अब थैंकफुल ये है कि हर जगह आपको इंडियंस मिलते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। तो वहाँ तो भाई अगर वेज फूड मिल जाए तो गनीमत है, वहाँ अपने अंदर के फूडी को छुपा लो। इंडिया इज़ अ फूडीज पैराडाइज एंड एवरी इंडियन इज़ अ फूडी। इवन मेरे फादर भी अगर कहते हैं कि सिंपल खाना, मुझे मालूम है उनके सामने अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ रख दूंगा जो इन्होंने ना खाई हो तो वो भी खाएंगे। शो मी अ गाय हु सेज आई एम नॉट अ फूडी एंड आई विल शो यू अ लायर। हम सबको खाना पसंद है। और इंडिया की बहुत सारी खूबियों में, भारत की बहुत सारी खूबियों में एक बहुत बड़ी खूबी ये है, हर राज्य में अलग अलग खाना मिलता है। तो आप चूँकि गुजरात से हैं और आपने गुजरात का नाम लिया, मैं पहली बार गुजरात प्रो कबड्डी के लिए गया था। प्रो कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए गया था 2016 में, एंड आई वॉज सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू गुजराती फूड। वो ढोकला फाफड़ा तो हमने बाहर खाया हुआ था, लेकिन जब आप उस स्टेट में जाते हो, वहाँ का ऑथेंटिक खाते हो, तो भाई आपके गुजरात ने मुझे दिया शौक। हम एयरपोर्ट से बाहर निकले और मॉर्निंग का टाइम था, तो ड्राइवर भाई को बोला कि यार कहीं ना, और हमारी कोशिश होती है कि देसी ढाबे पे जाया जाए, डोंट गो टू स्वैंकी रेस्टोरेंट्स जहाँ वो देसी खाने का वेस्टर्नाइजेशन कर देते हैं। तो हमने कहा किसी देसी दुकान पे रोको, ब्रेकफास्ट करना है। तो गए, तो हमने पूछा भाई जो है ले आओ, 2-2 3-3 प्लेट। तो एक प्लास्टिक का जार पड़ा हुआ था, उसके अंदर कुछ पीला पीला था। तो मैंने कहा ये पीले रंग की चटनी नॉर्थ में लाल होती है, हरी होती है, मैक्सिमम कोई ब्राउनी सी होती है, पीले रंग की कौन सी चटनी है? तो बोले सर ये फाफड़े के साथ खाते हैं। कड़ी। आपने वो सारा सस्पेंस खराब कर दिया मेरा। और साथ में कुछ ग्रेट किया हुआ था। तो मैंने कहा मूली ग्रेट की हुई, सुबह सुबह मूली ग्रेट की हुई कौन खाता है? बोला नहीं सर ये पपाया है। ओके, वो पहला शौक था। मैं कहा पपाया ग्रेट करके कौन खाता है? हम तो टुकड़ों में खाते हैं, और वो देखने में कच्चा भी लग रहा था। तो मैंने कहा ये पीली पीली चटनी कौन सी है? तो उसने कटोरी में डाली भाई ने, तो बोला सर ऐसे फाफड़े के ऊपर वो ग्रेटेड पपाया लो, इसमें डुबो के खाओ। तो वो कड़ी मुझे लगा यार कंसिस्टेंसी तो कड़ी वाली है, और जब खाई तो वो कड़ी निकली। तो जिंदगी में जो अपने को बहुत सारे एहसास होते हैं ना, वो बहुत सारे एहसासों में से एक था कि हर चीज हर स्टेट में जाके बदल जाती है, इसका अपना रूप बदल जाता है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं और खानों के भी रूप बदलते हैं। गुजरात वाले लोग जो खाने के साथ कड़ी खाते हैं वो सफेद रंग की है, लेकिन वो पीली कड़ी आप फाफड़ा के साथ खा रहे हो। और वो अगर मैं आज जाके पंजाब में बताऊं कि मैंने वो पापड़ टाइप का फाफड़ा कड़ी के साथ खाया, तो लोग बोलेंगे हाँ तुमने एक्सपेरिमेंट में खा लिया। अरे नहीं, वहां स्टेपल है ये, रोज सुबह नाश्ते में। और फाफड़ा और जलेबी खा रहे हैं और लाइनें लग रही हैं। और जिस होटल में हम ठहरे थे उसके साथ एक बड़ी वर्ल्ड फेमस दुकान थी, और बाय चांस दशहरे का टाइम था, तो वहां तो मतलब नंबर ही नहीं आ रहा। और शाम को हमारा नंबर आया फाफड़ा जलेबी, तो हमने कहा खाते हैं भाई, लोकल चीज़ है। तो हमने कहा आधा किलो फाफड़ा, आधा किलो जलेबी। वो इंसान ने हमें ऐसे देखा जैसे हमारे ऊपर 302 की धारा लगी हो कि तुम कातिल, तुम नामाकूल, नामुराद क्या, क्योंकि हमसे पहले सारे लोग 10 किलो 15 किलो से कम पैक ही नहीं करवा रहे थे। 10 किलो फाफड़ा, 10 किलो, यहाँ 250 ग्राम फाफड़ा, 250 ग्राम जलेबी। सैंपल में दे दो इनको। ये सैंपल है ये तो मज़ा आया भाई गुजरात में। फ्रेश फाफड़ा जो हमने ठेलों पे खड़ा होके खाया। साउथ में मैं जब भी जाता हूँ, अब साउथ भी बहुत बड़ा है, केरला में जाते हो। रिसेंटली जो मैं केरला में कोची में गया था, तो पहली बार बाय गॉड मैंने पाइनएप्पल करी खाई है। वहाँ साद्या कहते हैं मील्स को, केले का पत्ता। उस चारों स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में एक जैसा है, पर हर किसी के फ्लेवर अलग अलग है। तो चावल के पहाड़ उन्होंने 2 खड़े कर दिए केलों के पत्तों पे, 2 प्रकार के चावल थे, सब्जियां डालने लगे। तो मैंने कहा तो पाइनएप्पल है, इसकी कौन सब्जी खाएगा? और बिलीव मी, हमने वो 20 बार रिफिल करवाई होगी। आउट ऑफ द वर्ल्ड पाइनएप्पल करी हमने वहाँ खाई है। अप्पम आप खा लीजिए वेज स्टू के साथ, उसकी ऐसी लत पड़ी है। मुंबई के होटल में सुबह सुबह हमने शेफ़ को पटा लिया कि यार
आपके मेन्यू में नहीं है, पर प्लीज़ हमारे लिए अप्पम और वेज स्टू बना दो। तो इंडिया तो फूडीज पैराडाइज है। मैं चेन्नई पहली बार गया था PHL करने, 2007 की शायद बात है या 8 की बात है। तो वहाँ होटल से निकल के मैं रेस्टोरेंट ढूंढता था और वो केले के पत्ते ढूंढता था, और जहाँ पे केले के पत्ते पे खाना खिलाते हों। बिहार गए थे भाई पहली बार, तो मन में इतनी इच्छा थी लिट्टी चोखा खाना है, चोखा। और जब खाया तो ऐसा लगा कि यार क्या चीज़ है, वो आटे की एक बॉल है और साथ में बैंगन की सब्ज़ी है, क्या इसमें अलग चीज़ है। और दुनिया का बेस्ट लिट्टी चोखा मैंने खाया था रांची में, अगेन हॉकी इंडिया लीग के टाइम की बात है। वो भाई ने रोड पे उसका ठेला था और बड़ा सारा बैनर लगा रखा था, यहाँ आमिर खान आके खाए हैं, यहाँ शाहरुख खान आके, वो चाहे वो फोटोशॉप किया हो, आई डोंट नो। होता है छोटे शहरों में ऐसा। होता है। और वहाँ तो मतलब हर बार्बर की शॉप पे पीछे संजय दत्त की फोटो दिखाई देती थी हमें। तो जिस भी हम स्टेट में जाते हैं वहाँ का खाना मतलब हर स्टेट का अलग अलग मिलता है। बंगाल में गया, वहाँ जो आलू पोस्तो खाए, मैंने खुद अपने घर में, दिल्ली के एक पंजाबी ने घर में, मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देख के आलू पोस्तो बनाए हैं, वो मुझे इतने अच्छे लगे। तो ये आई थिंक अपने देश की बहुत सारी खूबसूरतियों में ये भी खूबसूरती है कि खाने की जो विविधता है, खाने का जो जायका है। मुंबई आता हूँ, वड़ा पाव नहीं अगर खाया तो मुझे लगता है मेरी यात्रा असफल हो गई। और उसके भी अड्डे हैं यहाँ पे, ये वड़ा पाव मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा कहाँ का पसंद है? बहुत सारे हैं। एक तो कोई कॉलेज, कीर्ति कॉलेज के बाहर का मैंने बड़ा नाम सुना है, वो तो उसको लाद दिया करते हैं, वो उसकी चुरमुरा से बीच में डाल के। एक वर्ली सीलिंग के पास हमारा अशोक वड़ा पाव है उसका नाम, जो आप कीर्ति वाला पॉसिबल। तो ये बड़ी खूबसूरती है यार। आप बेंगलुरु जाइए, वहाँ MTR में, CTR में एक डोसा खा के ऐसा लगता है कि यार ये तो स्वर्ग में बैठे हैं लोग। अद्भुत एहसास है। तो भारत तो फूडीज के लिए वाकई में स्वर्ग है। मिसल पाव यहाँ का, मिसल पाव आई थिंक पुणे का ज़्यादा फेमस है। पुनेरी है, कोल्हापुरी मिसल है, नासिक की मिसल, वो सब उनके तीखेपन पे डिफरेंस। हाँ, बस वो मेरी शिकायत यही है कि यार बहुत तीखा बनाते हैं। मुंबई का बड़ा मॉडरेट सा होता है मिसो, उसके अंदर वो नमकीन डालते हैं ऊपर से। थैंक्स टू देम सर, ये गुजराती लोग सब चीज़ मीठा करके रखते हैं। सर मुझे एक चीज़ जाननी थी, आपने बोला कि गले को बचाने के लिए थोड़ा फ्राइड मत खाइए। आप इतनी फूड की बात कर रहे हैं, इतने फूडी इंसान है, आप कैसे बचा रहे हो सब चीज़ों को? मैं नहीं बचाता। अब फाफड़ा भी फ्राइड है, जलेबी भी फ्राइड है, लेकिन उसमें डिस्क्लेमर मैं अब दे रहा हूँ, जो आपने मुझे चाय पिलाई है, हर फ्राइड के बाद ये चाय मैंडेटरी है। सीक्रेट यहाँ रिवील हुआ, सीक्रेट यहाँ है, क्योंकि नोट डाउन कर लो। हाँ, बिना फ्राइड चीज खाए आपका जीवन असफल है नहीं है। जब बाद में धर्मराज के पास जाओगे और उसने पूछा तुमने क्या खाया, और आप बोलोगे मैंने बॉइल्ड फूड खाया, वो नरक में भेजेंगे आपको। अगर बोला कि मैं समोसे खा के बड़ा हुआ हूँ, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि विराट कोहली नरक जाएंगे? विराट कोहली ने, उसको तो पसंद ही है, विराट कोहली ने नरक जाने से पहले स्वर्ग भोग लिया है। भोग लिया है वो भटूरे के ऊपर उंगली मार के जो उन्होंने धुआं निकाला था ना, वो क्रिकेट में आने से पहले स्वर्ग के अधिकारी बन गए हैं। तो राज ये है कि फ्राइड खाओ, बैलेंस कर लिया उन्होंने बैलेंस कर लिया। खाओ, बाद में चाय गर्म पी लो, कुछ भी गर्म पानी पी लो, सो दैट आपके मुंह में, आपके गले में वो तेल अटके नहीं। आपने इतने सारे आइटम बताए, मुंह में पानी आ गया। बट सर हम ये फूड का सिलसिला रुकेंगे नहीं। आपके सर एक स्पेशली फूड की एक एक्टिविटी की है सर। आप सर टफ स्पॉट में हो, आपने इतने सारे नाम बताए, आपको चूज करना पड़ेगा। बोथ की ऑप्शन नहीं है, बोथ ऑफ द बोथ की यार, हम सब MCQs करके बड़े हुए हैं। आई नो सर हमारा मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपको चूज करने में करे यार। सुनील तनेजा ऑन हॉटस्पॉट है भाई, आज देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो सर छोले भटूरे या छोले कुलचे? ओ यार, ओपनिंग ही हॉट हुई है भाई। पहली बॉल कान के पास से जाता हुआ बाउंसर। छोले भटूरे, फिर फाजिलका वाले छोले कुलचे फ्लफी वाले, और फिर अमृतसर वाले छोले कुलचे, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ये डी ऑप्शन है। इसमें आई कैन नॉट डू इनजस्टिस टू एनी ऑफ देम। प्लीज ट्राई इमोशन। एक से अलाउड करें, अभी आगे तो आपको चूज करना ही पड़ेगा सर। एक एक्सेप्शन था, प्लीज। हाँ, वो मैंने दे दिया। थैंक यू। आगे आपको चूज करना पड़ेगा, दही पापड़ी या दही भल्ले? दही पापड़ी या दही भल्ले? दही भल्ले। समोसा या कचौरी? चूज करना पड़े तो समोसे। राजमा चावल या कड़ी चावल? अरे बाप रे, हमने चुन के सर सवाल निकाले हम, और सारे वेज सर। ट्रू फूडी सर, ट्रू फूडी। मुझे पता है। राजमा चावल कड़ी चावल में से कोई चूज कैसे कर सकता है यार? सर हमारी प्लीज। ओफ, कि मेरी माँ के हाथ की बनी हुई कड़ी चावल। चलिए ठीक है। अच्छा, सेफ ऑप्शन। बिरयानी सेफ नहीं, मेरी बीवी भी बड़े अच्छे राजमा चावल बनाती है।
और फंसा रहे हैं। बट जो कड़ी में मेरी बीवी क्या करती है, कड़ी में वो ना वो क्या बोलते हैं, पकौड़े। नहीं, मेथी दाना और वो हाँ, कोरिएंडर के बीज डाल देती है, और बच फिर गए हमारी होती है लड़ाई। लेकिन मेरी माँ जो कड़ी बनाती थी, उन्हें मालूम था कि ना माँ का प्यार बेटे के लिए अलग होता है, वो नहीं डालती थी उसमें, तो वो वाले माँ के कड़ी चावल। बच गए सर, बच गए। बिरयानी या कबाब? वेज दोनों? हाँ, मैं हूँ वेजिटेरियन। वेज कबाब यार, वेज ये थोड़ा सेफ ऑप्शन है। गोलगप्पे या वड़ा पाव? गोलगप्पे। पंजाब का बंदा जिसने वड़ा पाव पहली बार खाया 30 साल की उम्र में, तो गोलगप्पे। लॉयल्टी है मतलब। हाँ। लास्ट, कड़ा प्रसाद या मोदक? थोड़ा स्वीट का रखे ऑप्शन। देखो, जहां प्रसाद की बारी आती है ना मेरे भाई, वो मोदक गणपति को चढ़ाया जाता है, कड़ा प्रसाद गुरुद्वारों में मिलता है, तो वो फिर फूड नहीं है, वो आस्था है। डेजर्ट में एक और ऑप्शन दे देता हूँ, ये मेरे पास सामने नहीं है, बट मैं जनरली लोग से पूछता हूँ। रसमलाई या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन, गरम वाला, गर्मा गर्म, हाट गुलाब जामुन। गर्मा गर्म मिलना चाहिए। स्पेसिफिकेशन पूरी है। सर एक और चीज के लिए आप बड़े फेमस हो कि सर प्लेयर्स को अच्छे से नाम देते हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे हरमनप्रीत सिंह सरपंच साहब। हाँ। तो सर मैंने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए, आप इनको बट फटाफट नाम देने सर। ओके। क्योंकि अगर इन मतलब पे ये समझिए कि उनकी अगर बायोपिक बायोपिक बने बन रही है क्या नाम हो? तो एक नाम, एक लाइन, एक वन phrase, वर्ड क्या ठीक हो है, सकता है? ठीक है, ठीक है। Instant Biopic का है नाम। बिल्कुल। फटाफट Okay. सर। या। ठीक है। PR श्रीजेश फेवरेट सर आपके। ओ, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। विराट कोहली। द लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। मनु भाकर। लेजेंड एट 22। ओ बढ़िया सर। रोहित शर्मा। मुंबईचा राजा। मुंबईचा राजा भाई। एक ठीक बोला मराठी में? मुंबईचा राजा। मुंबईचा राजा। नीरज चोपड़ा। फेंक जहां तक भाला जाए। क्रिएटिविटी सर। विनेश फोगाट। मेडल जो नहीं आया, गोल्ड मेडल जो नहीं आया। बढ़िया सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट कपिल देव। ओह, कपिल पाजी, देश दिशान। देश दिशा। देश बढ़िया निशान। सर। मैं इसमें अगर एक और इंक्लूड करना चाहूंगा, वो सर युवराज सिंह। हाँ, उनकी बायोपिक आ रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ। अगर मैं आपसे एक नाम ले सकूं तो हाँ, 6 हिटिंग मशीन। ओह, अगर सचिन तेंदुलकर की बायोपिक बने तो उसका नाम क्या रखें आपके हिसाब से? उसका नाम ना, मेरे इंस्टा पे आप जाओगे ना, मेरी उस सचिन की फोटो है, उसमें बड़ा सारा मैंने फोटो में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्रिकेट के प्रभु। क्रिकेट के प्रभु। मैं गैस बस ही वही वही करता है, कि प्रभु ही वही होगा है, वो। वही है। सर ये प्रभु का क्या रीजन है? आप आपकी कमेंट्री में सर एक यूनिक वो स्टाइल का प्रभु बोलते हो आप। हाँ। आई एम श्योर कि कुछ रीजन रहा होगा, या पर्पस से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ सर? यार, पर्पसली तो स्टार्ट नहीं हुआ। कमेंट्री में 2005 से कर रहा हूँ, और मुझे अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया था कि ये प्रो कबड्डी सीजन 8 में उन्होंने सुना है। अब वो कहाँ से आया, बाय गॉड मुझे नहीं मालूम। अब एक एंगल ये है कि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ बाय नेचर, मेरे घर के माहौल से, विचारों से। तो प्रभु तो वर्ड है भगवान का, हम भगवान को प्रभु कहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपस में, ओ प्रभु जी गल सुन लो मेरी, ऐसी चीज़ें होती हैं। और वो सीज़न 8 में कैसे आ गया मुझे वाकई नहीं मालूम, और आया तो आता चला गया। और पहली बार जो मुझे रियलाइज़ करवाया, आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर ने करवाया या किसी कमेंट सेक्शन में किसी ने करवाया था कि सर आपके मुंह से प्रभु सुनना बड़ा अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली मुझे आफ्टर ओलंपिक्स बहुत सारे, आई मीन थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जो टाइम निकाल के मैसेज करते हैं यार, देश से विदेश से, हिंदी भाषी क्षेत्रों से बड़े मैसेज आए, बिहार से, MP से, UP से, हिमाचल से, और सेम स्टोरीज कि हमारा ग्रुप है लड़के लोगों का, जब हम स्कूल में, कॉलेज में या शाम को मिलते हैं तो ये नहीं बोलते क्या कैसे हो बे, हम बोलते कैसे हैं प्रभु। कैसे हैं प्रभु? सर, कल्चर हमको- चेंज कर दिया सर आप। तो सर भूल गए, हमको स्टार्ट इसी से करना था, कैसे है प्रभु। हम भूल गए ये चीज। तो ये आई थिंक अगेन प्रभु की इच्छा होगी तो जुबान पे आ गया, इसी बहाने ईश्वर को याद कर लेते हैं यार। और मैं दूसरों को प्रभु कह के संबोधित करता हूँ, कैसे हैं प्रभु, ये क्रिकेट के प्रभु हैं, ये कबड्डी के प्रभु हैं। तो सर जो था यही था, बड़ी मज़ा आई हमें आपसे बात करके, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में, क्या वो लेजेंडरी मोमेंट्स थे, क्या क्या चीज़ें देखी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा हमारे यहाँ आके हमसे बात करके। पर ये बात मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं कि आपका एक्सपीरियंस अपने शब्दों में, आपके स्टाइल में यहाँ का देखो, कैसा था? आमतौर पे ऐसा होता है कि जब घर में शादी ब्याह होता है ना, हमारे पंजाब में क्या था कि शादी है, कोई फंक्शन है, तो पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, और फिर वो मंत्र पढ़ते हैं जजमान का नाम लेके कि गेम ऑन के बारे में आपको समृद्धि प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, ईश्वर आपका भला करे।
तो यहाँ एक तो खैर मैं कोई प्रकांड पंडित तो हूँ नहीं, ना इन्होंने मुझे कोई दक्षिणा दी है, सिर्फ एक कप चाय पिलाई है, लेकिन उसके बावजूद सच बोलना चाहिए। जब सवाल पूछा गया है, अनुभव बड़ा प्यारा रहा मेरा, क्योंकि एक तो ये दोनों भाई मेरे बड़े प्यारे हैं, दूसरी बात ये कि जो सवाल पूछे वो ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जिस तरह से पूछे गए वो अंदाज़ अलग था। और जब भी हम एंकर होते हैं, एंकर करते हैं, कमेंट्री करते हैं, तो एक कोशिश हर एक इंसान की ये रहनी चाहिए कि इसी चीज़ को दूसरे कमेंटेटर से, दूसरे प्रेजेंटर से अलग आप कैसे दिखा सकते हो। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, लेकिन मेरे इन दोनों भाइयों ने वो उसी एक्सपेक्टेड सवालों को जितने प्यार से पूछा, अलग रूप दे के पूछा, वो अच्छा लगा। किसी तरह से ये महसूस नहीं हुआ कि दे आर ट्राइंग टू ग्रिल मी, किसी तरह से ये नहीं लगा कि यहाँ कोई सेंसेशनलिज्म फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए थैंक यू आप दोनों का। थैंक यू सर आने के लिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने नॉलेज जो शेयर किया हमारे साथ। और इतना फंसने के बाद भी छोले भटूरे, छोले कुलचे में फंसाया जो तो आप सर निकल गए, वो धर्म संकट है वो धर्म संकट है। और उसमें फिर आपको प्री मेडिकल टेस्ट या जेई में जाके ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव टिक करना पड़ेगा, और वही सही उत्तर है। सर का वही सही उत्तर है। सही तो है, मैं भी मानता हूँ। सर का नेक्स्ट टाइम गेम ऑन में आएगा, इंजेक्शन लेके आऊंगा, ऐसा कुछ फंसाया तो लगा डायरेक्ट वही कर देंगे। तो यार आप लोगों ने देखा, सर को भी मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया। मेरा नाम था हर्ष, मेरा नाम था देवल। तो भाई आप लोग अपना काम जानते हो, वीडियो पसंद आया है लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मैं तो कह रहा हूँ आप कमेंट कर दो, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। सब के सब कमेंट कर दो भाई, जय हो प्रभु। और बाकी आपको पता है एक काम जो हम सब बोलते हैं, मैं सर से चाहता हूँ कि वो बोले, वो है सब्सक्राइब टू गेम ऑन। तो सर एक बार कैमरा में देख के आप अगर बोल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू गेम ऑन, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग।